टर्मिनेटर 2 को न केवल अब तक के सबसे महान सीक्वल्स में से एक माना जाता है, बल्कि इसे अब तक की सबसे महान फिल्मों में भी गिना जाता है। यह फिल्म अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के अजय किलिंग मशीन को हीरो बना देती है, लेकिन साथ ही एक ऐसे विलेन का परिचय देती है जो और भी ज्यादा खतरनाक है, न सिर्फ उसके आकार या ताकत से, बल्कि असली नवाचार के जरिए, एक ऐसा राक्षस जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। यह जेम्स कैमरून और सहलेखक बिल विशर की दूरदर्शिता का प्रमाण है कि बाद के सीक्वल्स टर्मिनेटर के नए संस्करणों को गढ़ने में नाकाम रहे और उन्होंने पहली 2 फिल्मों के थीम्स को ही दोहराया, ज्यादातर T1000 के मिमेटिक पॉलीएलॉय वाले आइडिया को ही इस्तेमाल किया। गुड और बैड दोनों रोल में टर्मिनेटर्स का इस्तेमाल करके कैमरून ने एक्शन कोरियोग्राफी को पहली फिल्म से भी ज्यादा शानदार बनाया, लेकिन उन्होंने किरदारों को भी नहीं भुलाया। पहली और दूसरी फिल्म के बीच सारा कॉनर को कुछ ऐसा करने का मौका मिलता है जो बड़े बजट वाली ब्लॉकबस्टर्स में कम ही देखने को मिलता है, बदलना। वह पहले वाले किरदार से बिल्कुल अलग दिखती हैं, लेकिन उनका यह बदलाव पूरी तरह से सहज लगता है। इस फिल्म में कोई रोमांस नहीं है, लेकिन काइल रीस के लिए सारा के दुखद प्यार से भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला रिश्ता जॉन, सारा और T800 के बीच बनता है, जो एक तरह का अस्थायी परिवार बनाते हैं। शानदार एक्शन और पूरी तरह से गढ़े हुए किरदारों के भावनात्मक संघर्ष के साथ साथ कैमरून और विशर ने कुछ महत्वपूर्ण विचारों को भी छुआ है। यह फिल्म द टर्मिनेटर का एक बेहतरीन दूसरा भाग है। यह पहली फिल्म के कुछ थीम्स को आगे बढ़ाती है, कुछ नए जोड़ती है और 1984 में शुरू हुए विचारों को पूरा करती है। पहली फिल्म मुख्य रूप से जेम्स कैमरून की परमाणु हथियारों और हथियारबंद तकनीकों के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता से प्रेरित थी। एक ऐसी कहानी बनाकर जहां मानवता नियंत्रण खो देती है और वह तकनीक एक साइंसफाई हॉरर मॉन्स्टर का रूप ले लेती है। उन्होंने इस डर को एक सैद्धांतिक, अस्पष्ट चीज से एक ठोस दुःस्वप्न में बदल दिया, कुछ ऐसा जो हमें डरा दे ताकि हम उनकी चिंताओं को समझ सकें। टर्मिनेटर 2 इसी थीम को आगे बढ़ाती है और परमाणु लपटों में जलते परिवारों की दुःस्वप्न जैसी छवि जोड़ती है, जिसमें एक खुशहाल सारा कॉनर भी शामिल है, जो खुद को एक ऐसी दुनिया में परिवार पालते हुए देखती है जहां परमाणु सर्वनाश नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि अक्सर कहा जाता है, टर्मिनेटर 2 का टोन पहली फिल्म जितना हॉरर में नहीं जाता। यह फिल्म एक स्लैशर एक्शन से ज्यादा एक साइंसफाई एलिमेंट्स वाली एक्शन एडवेंचर फिल्म लगती है। यह टोन शिफ्ट उचित है क्योंकि सीक्वल की कहानी थोड़ी ज्यादा आशावादी है, हालांकि यहाँ भी कुछ हॉरर एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसे परमाणु दुःस्वप्न दृश्य और T1000 के साथ बॉडी हॉरर के पल, जो जॉन कारपेंटर की द थिंग जैसे लगते हैं। अगर पहली फिल्म मुख्य रूप से एक चेतावनी और सावधानी की कहानी थी, तो यह फिल्म एक समाधान की ओर बढ़ती है। इस दुनिया में AI खतरनाक है, यह हम में से ज्यादातर को मिटा देता है और मानवता को विलुप्त होने के कगार पर ले आता है। लेकिन क्या AI को अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? T800 हमें बताता है कि हाँ, किया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में। T800 एक ऐसा यूनिट है जिसे बहुत विशिष्ट लक्ष्यों के साथ प्रोग्राम किया गया है, जॉन कॉनर की रक्षा करना और उसकी सेवा करना। और अगर डिलीटेड सीन को शामिल किया जाए, तो उसे रीड ओनली मोड में समय में पीछे भेजा गया था, जिसे बाद में जॉन और सारा ने बदल दिया ताकि वह सीखना शुरू कर सके। जब AI को सुरक्षा उपायों और सीमाओं के साथ एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो शायद यह सुरक्षित और फायदेमंद हो सकता है। लेकिन जब इसे दुनिया में छोड़ दिया जाता है, इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है, सीखने और विकसित होने की क्षमता दे दी जाती है, तभी यह खतरनाक बन जाता है। तभी यह हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकता है और ऐसे फैसले ले सकता है जिनसे हम सहमत नहीं होंगे। अगर इसे हमारे डिफेंस नेटवर्क या किसी भी तरह के हथियारों तक पहुंच मिल जाए, तो हम मुश्किल में हैं। आज AI तेजी से विकसित हो रहा है और ज्यादातर जनता के लिए उपलब्ध है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप जल्द ही इसे नियंत्रित करने के लिए कानून और अन्य उपाय देखेंगे। लेकिन खतरा हमेशा बना रहेगा। जैसा कि मैंने द टर्मिनेटर वाले वीडियो में बताया था, जेम्स कैमरून ने हाल ही में कहा था, ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसे कभी हथियार नहीं बनाया गया हो। यह एक महत्वपूर्ण सबक है क्योंकि इसका मतलब है कि इरादा मायने रखता है। माइल्स डायसन हर तरह से एक अच्छे इंसान लगते हैं। जब वह अपनी पत्नी को AI टेक्नोलॉजी के बारे में समझाते हैं,
तो उनका उदाहरण एक एयरलाइन पायलट का है जो कभी नहीं सोता या हैंगओवर होकर काम पर नहीं आता। वह हथियारों के बारे में नहीं, बल्कि उड़ानों को सुरक्षित बनाने के बारे में बात करते हैं। जब सारा उन पर हमला करती है तो वह खुद को खतरे में डाल देते हैं और बस इतनी गुजारिश करते हैं कि वह उनके बेटे को बख्श दे। लेकिन माइल्स के इरादे मायने नहीं रखते, उनकी टेक्नोलॉजी अंततः एक हथियार बन जाएगी। अपनी भूमिका के बारे में जानने के बाद वह घोषणा करते हैं कि वह इस टेक पर काम करना बंद कर देंगे। लेकिन यह काफी नहीं है। वे सभी जानते हैं कि अगर वह रुक भी जाते हैं तो कोई और उनका काम जारी रखेगा। इसीलिए उन्हें उनके सारे रिसर्च और टेक्नोलॉजी के अवशेषों को नष्ट करना होता है, क्योंकि कोई भी बचा हुआ बीज अंततः एक घातक हथियार बन जाएगा। और यह हथियार सिर्फ शारीरिक नुकसान पहुंचाने वाला ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक हथियार भी हो सकता है। पहले वीडियो में मैंने डीपफेक्स के खतरों के बारे में भी बात की थी और कैसे अगली बार जब आपको किसी दोस्त या परिवार वाले का फोन आए तो आपके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि यह वास्तव में वे हैं या नहीं। जैसे T1000 ने जॉन की फॉस्टर माँ की आवाज और रूप की नकल की और बाद में सारा की भी। असली दुनिया में पहले ही ऐसे उदाहरण हैं जहां स्कैमर्स ने दोस्तों या परिवार वालों की आवाज की नकल करके लोगों को ठगा है। कल्पना कीजिए अगर बिंग एआई को इस तकनीक तक पहुंच मिल जाए। फिल्म में एक और कम स्पष्ट खतरा भी दिखाया गया है। कुछ देर बाद सारा को एहसास होता है कि T800 जॉन के जीवन में एक पिता की जगह भर रहा है। सारा को अपने बेटे से प्यार है, लेकिन उसे मानवता के मसीहा के रूप में पालने का दबाव उसे एक संकीर्ण मां बना देता है। एक पल ऐसा आता है जब T1000 से बचकर जॉन सोचता है कि सारा उसे गले लगाने आ रही है, लेकिन असल में वह सिर्फ उसके घाव देख रही होती है और फिर उसे डांटती है कि वह उसे बचाने वापस क्यों आया। वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि उसकी खुद की जान से भी ज्यादा। और आप उसके रोष को साफ देख सकते हैं। यह पल उसके अतीत के कई पलों की गूंज है, जहाँ सारा उसे प्यार तो दिखाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि स्नेह भी। उसके फॉस्टर पेरेंट्स भी बेहतर नहीं करते, खासकर पिता, जिसके पास सिर्फ एक ही उपकरण होता है, गुस्सा। जॉन एक बागी बन जाता है, अक्सर कानून के गलत पक्ष पर। उसके फॉस्टर पिता को यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता कि उनके दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा है और वह सिर्फ पूछते हैं, इसने अब क्या किया है। लेकिन जब T800 जॉन के जीवन में आता है तो वह स्वाभाविक रूप से एक आदर्श पिता बन जाता है। उसका प्रोग्राम लक्ष्य सिर्फ एक ही है, जॉन की जिंदगी की रक्षा करना। मास्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स की तरह प्यार, स्नेह और वो सब अच्छी चीजें तभी प्राथमिकता बन सकती हैं जब पहली जरूरत पूरी हो जाए, सुरक्षा। वह जॉन की जिज्ञासाओं को भी बढ़ाता है, उसके हर सवाल का जवाब देकर। वह जॉन के आदेशों का पालन करता है, इसलिए वे पूरी फिल्म में साथ काम करते हैं, यहाँ तक कि एक साथ कार ठीक करने का सीन भी होता है। और पिता पुत्र के बॉन्डिंग के लिए इससे बेहतर गतिविधि और क्या हो सकती है। T800 शुरुआत में स्नेह तो नहीं दिखा सकता, लेकिन वह जॉन को बचपन जैसी शरारतें करने देता है, जो शायद सारा के एकाग्र ध्यान और चिंताओं के कारण संभव नहीं था। जॉन टर्मिनेटर के साथ मस्ती कर सकता है, उसे स्लैंग सिखा सकता है, हस्ता ला विस्ता बेबी। अगर डिलीटेड सीन को शामिल किया जाए तो वह उसे मुस्कुराना भी सिखा सकता है। लेकिन यह सब कई मायनों में एक भ्रम है। टर्मिनेटर इंसान नहीं है और कम से कम डिजाइन के हिसाब से वह पूरी तरह से पेरेंट की भूमिका नहीं निभा सकता। जैसा कि वह खुद कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्यों रोते हो, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो मैं कभी नहीं कर सकता। यह विचार पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया, लेकिन यह एक ऐसी वास्तविकता को छूता है जो जल्द ही सच हो सकती है। मानव रिश्तों के कुछ पहलुओं की नकल एआई द्वारा की जा सकती है, और यह कल्पना करना मुश्किल नहीं कि जो लोग अपने जीवन में इंसानों से कुछ खोया हुआ महसूस करते हैं, वे एआई की ओर रुख करेंगे और शायद इस पर निर्भर हो जाएंगे। इसके कुछ फायदे भी हैं। T800 का जॉन पर सकारात्मक भावनात्मक प्रभाव पड़ता है। यह उसे और सारा को आशा देता है। और असली दुनिया में ऐसे परिदृश्यों की कल्पना करना मुश्किल नहीं जहां एआई मनोवैज्ञानिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। लेकिन सवाल तो है, अगर हम एआई के साथ रिश्ते बनाने लगे जो सार्थक लगे, तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
अगर एक बच्चे का पालन पोषण आंशिक रूप से एआई द्वारा किया जाए तो उसका विकास कैसे प्रभावित होगा, यह विचार रेज्ड बाय वुल्व्स जैसी फिल्मों में थोड़ा एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन अभी भी कहानी कहने के लिए बहुत कुछ बाकी है। तो हम यह सब कैसे रोकें? हम अपने जजमेंट डे को कैसे टालें? सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि भविष्य कोई दूर की अमूर्त चीज नहीं है, यह हमारे चुनावों से बनता है। टर्मिनेटर 2 इस विचार को पहली फिल्म से कहीं ज्यादा जोर देकर कहता है। द टर्मिनेटर में यह स्पष्ट नहीं था कि क्या भविष्य को बदला जा सकता है, क्योंकि 2029 के भविष्य में मानवता ने स्काईनेट पर जीत हासिल कर ली थी और स्काईनेट ने ही टाइम डिस्प्लेसमेंट उपकरण को सक्रिय किया था, अतीत को बदलकर युद्ध जीतने की उम्मीद में। सारा और काइल ने टर्मिनेटर से लड़कर इसे रोका। उनकी जीत का मतलब था कि भविष्य वैसा ही रहेगा जैसा मूल रूप से था, जहां स्काईनेट मानवता का सफाया कर देता है, लेकिन अंत में प्रतिरोध जीत जाता है। उन्होंने भविष्य को नहीं बदला, बल्कि उसे बरकरार रखा। यह फिल्म सब कुछ बदल देती है, क्योंकि सारा काइल की बात को दिल से लेती है। हमारा भाग्य वही होता है जो हम खुद बनाते हैं। यह लाइन पहली फिल्म से डिलीट कर दी गई थी, लेकिन सीक्वल में एक ड्रीम सीक्वेंस में दोहराई गई। हालांकि इसे भी डिलीट कर दिया गया, लेकिन डायरेक्टर्स कट में रखा गया। और थिएट्रिकल कट में भी हम यह लाइन जॉन से सुनते हैं, जब वह देखता है कि सारा ने टेबल पर नो फेट लिखा है। वह माइल्स डायसन को मारकर भविष्य को बदलने की कोशिश करती है, इससे पहले कि वह स्काईनेट की टेक्नोलॉजी को पूरा करे। चॉइस इस फिल्म का केंद्रीय विचार है, क्योंकि पूरी कहानी इसी पर टिकी है। फिल्म की शुरुआत में ही T-800 जॉन को सुरक्षित ले जाता है। उस पल में विलेन की योजना विफल हो जाती है, जॉन बच निकलता है, लेकिन वह सारा को बचाने वापस जाने का चुनाव करता है और फिर से T-1000 के निशाने पर आ जाता है। फिर T-800 की मदद से सारा और जॉन बच निकलते हैं। अगर सारा वापस नहीं जाती तो शायद T-1000 उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाता। उन्हें बस छिपे रहना था। लेकिन पूरा तीसरा एक्ट विलेन की योजना से नहीं, बल्कि जॉन, सारा और T-800 के चुनाव से चलता है, जब वे सीधे शेर के मुंह में वापस जाते हैं। अंततः माइल्स उनकी मदद करने का चुनाव करता है। वह अपने जीवन भर के काम को नष्ट कर देता है और साइबरडाइन के ध्वस्त होने में अपनी जान दे देता है। जॉन, सारा और T-800 T-1000 और सारे सबूतों को नष्ट कर देते हैं, जिसमें T-800 खुद भी शामिल है। अगर आप उसके हाथ की चिंता कर रहे हैं जो पीछे छूट गया, तो नॉवेलाइजेशन में यह लाइन जोड़ी गई है। फिर जॉन को याद आया कि टर्मिनेटर का दूसरा हाथ अभी भी पिघलने वाली भट्टी के पास पड़ा है। वह दौड़कर उसे ले आया। वह सिर्फ एक बेकार मुड़ा हुआ धातु का टुकड़ा था, लेकिन वह धातु भविष्य से थी। इस समय वे कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ रहे थे। जब जॉन ने उसके टुकड़ों को एक एक करके भट्टी में फेंका, तो उसे और सारा को धरती की गहराइयों से एक कंपन सा महसूस हुआ, जैसे कोई विशाल धुरी घूम रही हो। बाद में जॉन सोचेगा कि यह सिर्फ मिल की भारी मशीनों का शोर था। वह गलत होगा। इतिहास का पुनर्जन्म हो चुका था, तो अंततः कई चुनाव किए गए। क्या उन्होंने कोई फर्क किया? क्या उन्होंने जजमेंट डे को रोक दिया? सीक्वल्स, जाहिर है, कहते हैं नहीं, उन्होंने बस इसे टाल दिया। ओरिजिनल एंडिंग, जिसे थिएटर रिलीज से पहले बदल दिया गया, कहता है हाँ, हम 2029 में एक बूढ़ी सारा कॉनर को देखते हैं। जॉन अब एक सीनेटर है और उसकी बेटी भी है। यही एंडिंग नॉवेलाइजेशन में भी है। लेकिन जेम्स कैमरून ने जो अंतिम एंडिंग चुना, वह थोड़ा अस्पष्ट है। यह एक आखिरी मिनट का फैसला था, फिल्म के मास प्रोडक्शन से 2 दिन पहले, इसलिए वे नए फुटेज शूट नहीं कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने एक पुराने सीन का एक्स्ट्रा फुटेज लिया, जहां एक हाईवे पर कैमरा ट्रैक करता है और फिर साइबरडाइन को दिखाता है। इस पर सारा की आवाज आती है, अज्ञात भविष्य हमारी ओर बढ़ रहा है। मैं पहली बार आशा की भावना के साथ इसका सामना कर रही हूँ, क्योंकि अगर एक मशीन, एक टर्मिनेटर, मानव जीवन की कीमत सीख सकता है, तो शायद हम भी सीख सकते हैं। एंडिंग अभी भी आशावादी है, लेकिन कैमरून ने इसे थोड़ा संयमित कर दिया, एक चेतावनी भरी आशा की तरह। हमने जजमेंट डे को रोक दिया की जगह यह कहता है, हमने शायद जजमेंट डे को रोक दिया है,
लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। किताब को बंद करने की बजाय कैमरून ने इसे खुला छोड़ दिया ताकि यह संदेश हमेशा याद रहे, क्योंकि उनकी और विशर की आशा थी कि फिल्म का संदेश दिल से लिया जाएगा और असली दुनिया में हम सतर्क रहेंगे ताकि हमारे भविष्य में किसी भी तरह का जजमेंट डे न आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आज बहुत चिंता और सावधानी है और मुझे यकीन है कि इन फिल्मों ने इस डर को एक पूरी पीढ़ी के दिलों में बैठाने में भूमिका निभाई है। फिल्म का एक हिस्सा जिसे भूलना असंभव है वह है वाक्यांश नो फेट। यह वही है जो सारा टेबल पर उकेरती है जब वह फिल्म के अंतिम निर्णय लेने वाली है। यह मानव इच्छा शक्ति का प्रतीक बन जाता है जो सालों तक याद रहता है। बहुत सी फिल्में मानव इच्छा शक्ति का जश्न मनाती हैं, लेकिन इसे दिखाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? अगर आप इसकी ताकत साबित करना चाहते हैं तो टाइम ट्रैवल एक बेहतरीन तरीका है। भविष्य को देखो, फिर अलग चुनाव करो और देखो कि यह कैसे बदलता है। कैमरून का मकसद पहली फिल्म में यह था कि वह सर्वनाशी भविष्य को कोई दूर की चीज न बनाए। वह चाहते थे कि यह आज के लोगों से सीधे जुड़ा हुआ लगे ताकि हम समझें कि भविष्य हमारे हाथ में है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे साथ होती है। मानवता द्वारा स्काईनेट बनाना और दुनिया को नष्ट करना इस बात का प्रमाण है कि हमारे पास कितनी ताकत है। हम दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। और फिर टर्मिनेटर 2 हमें दिखाती है कि हम उसी ताकत का इस्तेमाल इसे बचाने के लिए कैसे कर सकते हैं। माइल्स डायसन पर विचार करें। वह 1995 में स्काईनेट की दिशा में पहला डोमिनो है। उसके पास दुनिया को बर्बाद करने या बचाने की ताकत है। उसे सही चुनाव करने के लिए क्या प्रेरित करता है? उसे बस यह विश्वास दिलाना होता है कि उसके पास चुनाव है। वे उसे भविष्य की टेक्नोलॉजी दिखाकर और सब कुछ समझाकर उसे मनाते हैं। जब उसे अपने कार्यों के परिणाम पता चलते हैं तो उसकी सहज मानवीय संवेदना उसे सही चुनाव करने के लिए प्रेरित करती है। बेशक वह अपने जीवन भर के काम और अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। यह स्पष्ट लगता है क्योंकि आप यही मानना चाहेंगे कि ज्यादातर लोग दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन जैसा कि यह फिल्म दिखाती है, नरक का मार्ग अच्छे इरादों से पटा होता है। अक्सर हमारी समझ इतनी मजबूत नहीं होती कि हम देख सकें कि हमारे कार्य किसी बुरी चीज की ओर ले जा सकते हैं। जानबूझकर या अनजाने में हम खुद से झूठ बोलते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कुछ गलत कर रहे हों। और हम जिम्मेदारी से बचते हैं क्योंकि हम कमरे में अकेले ना कहने वाले बनना नहीं चाहते या नौकरी खोना नहीं चाहते। कभी कभी इस भ्रम को तोड़ने का एक ही तरीका होता है, भविष्य को देखना। कुछ प्रयोगों में देखा गया है कि अगर किसी युवा को उसका वर्चुअल बूढ़ा रूप दिखाया जाए तो वह रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बचत करने को प्रेरित होता है। सिद्धांत रूप में बचत के कारण स्पष्ट हैं, लेकिन सिद्धांत, चार्ट और गणित के फॉर्मूले उतना भावनात्मक प्रभाव नहीं छोड़ते जितना एक शक्तिशाली दृश्य। यही इसे वास्तविक महसूस कराता है। डायसन को अपना रास्ता बदलने के लिए उसे कुछ असंभव देखना पड़ा, भविष्य। हमारी वास्तविकता में, जहां टाइम ट्रैवल अभी तक आविष्कृत नहीं हुआ है और जहां तक हम जानते हैं, भविष्य से कोई यात्री हमसे मिलने नहीं आया है, भविष्य को देखने का एक ही तरीका है, कला। यही जेम्स कैमरून और बिल विशर ने इस फिल्म के साथ करने की कोशिश की है। लेकिन भविष्य के लिए त्याग करने की हमारी इच्छा इस धारणा पर टिकी है कि हम इंसान हैं, कि हममें संवेदना है। लेकिन बेशक हम रोज इंसानों को भयानक काम करते देखते हैं। टर्मिनेटर 2 की कमेंट्री में जेम्स कैमरून ने इस विचार को छुआ था। उन्होंने सवाल पूछा, असली इंसान कैसे एक टर्मिनेटर बन जाते हैं? द टर्मिनेटर वाले वीडियो में मैंने ब्लेड रनर के साथ एक समानता बताई थी। दोनों फिल्में अपने अंधकारमय भविष्य को निकट भविष्य में सेट करती हैं ताकि हम उस भविष्य को अपने जैसा महसूस करें, न कि एक साइंसफाई फैंटेसी ऑल्टरनेट रियलिटी जो अजनबियों से भरी हो। टर्मिनेटर 2 में मैं एक और समानता दिखाता हूँ। फिलिप के डिक, जिन्होंने डू एंड्रॉइड्स ड्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक शीप लिखी, जिस पर ब्लेड रनर बनी, एंड्रॉइड्स और इंसानों को रूपक के तौर पर देखते थे। इंसानियत का शाब्दिक अर्थ के अलावा यह एक आदर्श भी है, संवेदना और करुणा वाला व्यक्ति। लेकिन ये गुण खोए जा सकते हैं और इंसान एक एंड्रॉयड स्टेट में आ सकते हैं। टर्मिनेटर 2 इसी विचार को छूती है।
जहां द टर्मिनेटर एक मशीन के बारे में थी जो भविष्य बदलने के लिए किसी को मारने की कोशिश करती है। टर्मिनेटर 2 कुछ देर के लिए सारा के बारे में बन जाती है, जो भविष्य बदलने के लिए किसी को मारने की कोशिश करती है। वह माइल्स डायसन को अपनी नजर में लेती है और ट्रिगर दबाती है। संयोग से ही वह चूक जाती है और दूसरी गोली चलाने के लिए उसे करीब जाना पड़ता है। उस छोटे से समय के लिए डिक कहेंगे कि सारा एक एंड्रॉयड बन गई और कैमरून कहेंगे कि वह एक टर्मिनेटर बन गई। यह शुरू होता है असली डर से। वह भविष्य से डरी हुई है और यह डर नफरत में बदल गया है। वह माइल्स से नफरत करती है, उन चीजों के लिए जो उसने अभी तक की भी नहीं है। डर और नफरत अक्सर हिंसा की जड़ में होते हैं। ये वे लपटें हैं जो खतरनाक नेता सत्ता पाने के लिए भड़काते हैं। लेकिन सारा को क्या रोकता है? यह थोड़ा देव एक्स मशीना जैसा है कि माइल्स उसके बेटे के रिमोट कंट्रोल कार से विचलित होकर बच जाता है। लेकिन सारा करीब आती है और दूसरी गोली चला सकती है। जो चीज बदलती है वह यह कि माइल्स अब उसकी नजर में कोई दूर का सिलहूट नहीं है। अब वह एक इंसान है, एक परिवार वाला। अब वह गोली नहीं चला सकती। वे खतरनाक नेता एक और काम करते हैं, दुश्मन को डिह्यूमनाइज करना। किसी भी युद्ध के पीछे के प्रोपेगेंडा मशीन के बारे में सोचें, जो दुश्मन को कुछ भी बनाती है, बस इंसान नहीं। उनकी बर्बरता की कहानियां सुनाकर वे यह सुनिश्चित करते हैं कि मैदान में कोई दूसरा विचार न आए। वे नहीं चाहते कि इंसान युद्ध लड़े, वे चाहते हैं कि टर्मिनेटर लड़े। असल में T-1000 का ज्यादातर समय एक पुलिस वाले के भेष में रहना कोई संयोग नहीं है। व्यावहारिक तौर पर यह उसे वहां पहुंचने में मदद करता है जहां उसे जाना है, लेकिन यह एक थीमेटिक भूमिका भी निभाता है। किताब द फ्यूचरिस्ट, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जेम्स कैमरून में उन्हें उद्धृत किया गया है। टर्मिनेटर फिल्में वास्तव में भविष्य की मशीनों द्वारा मानवता के सफाई के बारे में नहीं है। ये हमारे अपने मानवीय गुणों को खो देने और मशीन बन जाने के बारे में है, जो हमें एक दूसरे को मारने और क्रूर बनने देता है। पुलिस वाले गैर पुलिस वालों को अपने से कम समझते हैं, मूर्ख, कमजोर और बुरे। वे उन लोगों को डिह्यूमनाइज कर देते हैं जिनकी रक्षा करने की शपथ ली होती है और इस काम को करने के लिए खुद को भी संवेदनहीन बना लेते हैं। जहां सारा लगभग एक टर्मिनेटर बन जाती है, वहीं T-800 लगभग इंसान बन जाता है। सारा का अंतिम वॉइस ओवर इसे स्पष्ट करता है। अगर एक मशीन, एक टर्मिनेटर, मानव जीवन की कीमत सीख सकता है, तो शायद हम भी सीख सकते हैं। जॉन के "मत मारो" के आदेश की वजह से T-800 किसी तरह की बुनियादी नैतिकता विकसित कर लेता है और अंत तक वह उस दर्द को समझने लगता है जो आंसू लाता है। और ओरिजिनल स्क्रिप्ट में वह एक कदम और आगे जाता है, खुद को मोल्टन स्टील में गिराने से पहले असली भावनाओं को स्वीकार करता है। सारा उससे वही सवाल पूछती है जो जॉन ने पहले पूछा था, क्या तुम डरते हो? टर्मिनेटर ने जॉन को ना कहा था, लेकिन अब वह सारा को हाँ कहता है। नॉवेलाइजेशन इस पल को और विस्तार देता है। क्या तुम डरते हो? जवाब देने से पहले एक पल की चुप्पी थी। हाँ, उसने कहा, इसलिए नहीं कि वह एक टर्मिनेटर के रूप में काम करना बंद कर देगा, बल्कि इसलिए कि उसने अपने प्रोग्रामिंग से परे एक विशाल ब्रह्मांडीय व्यवस्था का आभास किया था, जो स्काईनेट की समझ से भी परे थी। और इसने उसे अपनी पहली भावना का एहसास कराया, डर, कि वह अब कहाँ जा रहा है, अगर कहीं भी जा रहा है। बेशक उससे इसका विस्तार नहीं पूछा गया, इसलिए उसने यह सब नहीं कहा। वह बस मुड़ा और लेज से नीचे कूद गया। जैसे ही टर्मिनेटर गिरा, समय ठहर सा गया और उसके मन में एक चमक सी छा गई। वह एक सुरंग में तैर रहा था, उस चमक का पीछा करते हुए, जैसे कोई विस्मृति या मुक्ति हो। बेशक उसे नहीं पता था कि मुक्ति अभी 18 साल दूर थी। नॉवेलाइजेशन ओरिजिनल एंडिंग का इस्तेमाल करता है, जहां T-800 बस लेज से कूद जाता है, लेकिन बाद में उन्होंने इस पल को बढ़ाने का फैसला किया। T-800 खुद को नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए सारा को यह करना पड़ता है। और जब जॉन उसे रुकने का आदेश देता है, तो यह नई भावनाओं वाला टर्मिनेटर एक बहुत इंसानी काम कर पाता है, बलिदान। बेशक वह बटन नहीं दबा सकता, लेकिन वह आदेश को अनसुना करके इसे होने देता है। इस कहानी में एक आशावाद है जो कहता है कि एक सीखने वाली मशीन को इंसानी संवेदना विरासत में लेने में सिर्फ एक दिन लगता है।
यह मानवीय रिश्तों और जुड़ाव के महत्व को रेखांकित करता है। और T-800 के बदलाव का जश्न मनाकर यह फिल्म संवेदना का जश्न बन जाती है। इसे एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करती है। टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे एक अविश्वसनीय फिल्म है, जबरदस्त सस्पेंस और एक्शन के साथ, लेकिन यह अपने संदेश में शक्तिशाली और आशावादी भी है, बिना ज्यादा भावुक हुए। यहाँ तक कि थम्स अप भी आपको एक मशीन के लिए रुला देगा। और उस मशीन को याद करें जो 7 साल पहले आतंक का पर्याय थी। कैमरून और विशर ने एक बड़ा करिश्मा कर दिखाया। मुझे लगता है यही वजह है कि इस फिल्म की इतनी बड़ी विरासत है, इसके स्पेशल इफेक्ट्स जो आज भी शानदार लगते हैं, और एक यादगार विलेन जिसे मारना असंभव लगता है, और पहली फिल्म के T-800 से भी ज्यादा खतरनाक, जो तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप मर नहीं जाते। इस वीडियो के लिए फिल्म को फिर से देखना एक आनंद था, और यह निश्चित रूप से आखिरी बार नहीं होगा। अगर आप और टर्मिनेटर कंटेंट चाहते हैं तो मेरा द टर्मिनेटर वास्तव में किस बारे में है वाला वीडियो देखें, या छहों टर्मिनेटर फिल्मों की टाइमलाइन समझाने वाला वीडियो। और हमेशा की तरह बताएं अगर कोई और फिल्में या शो हैं जिन पर आप मेरा विश्लेषण देखना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें।